यदि आप कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में हैं, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, बीई कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, एमएससी कंप्यूटर्स कर रहे हो या कंप्यूटर साइंस की कोई भी स्ट्रीम हो, आप देखेंगे एक सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली सभी जगह प्रेजेंट होता है और ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। तो अगर आप एकेडमिक्स अपने अच्छे करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सब्जेक्ट जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था कॉलेज में, तो उस समय जो मेरा नज़रिया था इस सब्जेक्ट को देखने का और अभी मैं जिस तरीके से सोचते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो जो मैंने कंक्लूड करा उसके हिसाब से एक वर्डिक्ट मैं देना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको होना ही चाहिए, या शायद 3। पहला, आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कई जगह पर एक ही सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक हार्डवेयर रिसोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा, जिसमें प्रोसेसर या बोलें सीपीयू, मेमोरी जिसमें हम रैम और रोम की बात करते हैं, हम सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज की बात करते हैं, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो या कोई और सेकेंडरी स्टोरेज हो, हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं। ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि इनका रोल क्या होता है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ये नॉलेज रिक्वायर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने के लिए। अब कॉलेज में स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि सभी बहुत अच्छे से ध्यान से चीज़ों को पढ़ रहे हों और फर्स्ट टाइम में तो उतना समझ में आता नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया भी इन चीज़ों का होगा तो वो आपको हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं तो हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था ऑपरेटिंग सिस्टम के एवोल्यूशन में, और उसमें जिस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है वही आज मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखने को मिलती हैं। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग हुई है सी लैंग्वेज में। तो यदि आपको सी लैंग्वेज का नॉलेज है तो ये आपको हेल्प कर सकता है कुछ हद तक उस कोड को समझने के लिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते वक्त यूज़ किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम समझने के लिए एक और सब्जेक्ट, जो तीसरा सब्जेक्ट अगर आपको उसका नॉलेज है तो उस सब्जेक्ट का नाम है डेटा स्ट्रक्चर्स, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ को अचीव किया गया है उसमें कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, और उन डेटा स्ट्रक्चर्स की बेसिक समझ अगर आपको है तो आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी और उसकी एफिशिएंसी को समझना इजी हो जाता है। जैसे आपने स्टैक के बारे में सुना हो, प्रायोरिटी क्यू के बारे में सुना हो, या ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सुना हो, लिंक लिस्ट के बारे में सुना हो, ये सभी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आज हमारा पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, और हमारी कोशिश ये रहेगी इस सीरीज़ में कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इतना समझ सकें कि हमारे लिए ये जर्नी आसान हो जाए और एकेडमिक्स में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो आज के इस लेसन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिक समझने वाले हैं कि ये होता क्या है और क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है। तो कई लोग, जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है शुरुआत में, जो बिगिनर्स होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, ये पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की तो उसके क्या मायने हैं उसको समझिए। जब हम बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम तो सबसे पहले हमें बात करनी होती है हार्डवेयर की, उसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, और उसके बाद हम बात करते हैं यूजर्स की। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो हार्डवेयर में हम लोग मेनली जिन रिसोर्सेस की बात करते हैं उसमें हम बात करेंगे सीपीयू की, हम बात करेंगे रैम की, हम बात कर सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, और हम बात कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। कई जगह पर बस ये 3 लिखे होते हैं, कई जगह पर ये 4 लिखे होते हैं, बट ठीक है, चारों का ही इंपॉर्टेंस है। अब ये जो हार्डवेयर है इस मशीन को, कंप्यूटर मशीन को बनाती है,
ये हार्डवेयर के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे हार्डवेयर होंगे, लेकिन ये प्राइमरी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं। अब आप कल्पना करिए कि अगर कंप्यूटर से आपको कोई कंप्यूटेशन करवाना है तो उसके लिए हार्डवेयर का प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है, पर इस हार्डवेयर को कैसे यूटिलाइज करना है ये आमतौर पे हर किसी को नहीं आता है। अब हार्डवेयर को यूज़ करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आप चाहे डॉक्टर हों, या आप एक सीए हो, या आप एक पॉलिटिशियन हो, या आप एक न्यूज़ एंकर हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको कंप्यूटर यूज़ करना है। और कंप्यूटर यूज़ करना है मतलब ये हार्डवेयर आपको यूटिलाइज करके अपना काम करना है, कंप्यूटेशन वर्क करना है। पर हर कोई इसके बारे में जानता हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके प्रोफेशन में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे यूज़ करेंगे? अगर हम डायरेक्टली इनको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो हमें इनके बारे में अच्छे से समझना पड़ेगा कि इनकी वर्किंग कैसे है और इनको क्या सिग्नल देंगे तो ये कैसे काम करेंगे, उतनी डिटेल्स हमको मालूम होनी चाहिए। और शायद शुरुआती कंप्यूटर सिस्टम में वही लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते थे जिन लोगों को इतनी डेप्थ में हार्डवेयर की समझ होती थी। अब लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर कोई कंप्यूटर को यूज़ कर पा रहा है। तो ये जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं इनको हर कोई यूज़ इनडायरेक्ट वे में कर पा रहा है। डायरेक्टली तो नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में कर पा रहा है, एंड थैंक्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये काम हो पा रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है इस हार्डवेयर को, इन रिसोर्सेज को, इनको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करवाना। अब देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम करता है कंप्यूटर के अंदर। आप एक यूज़र हैं जो कि कोई कंप्यूटेशन का टास्क करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक्चुअल में यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। जैसे आप स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं, या MS वर्ड को यूज़ करते हैं, या आप एक कैलकुलेटर प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, या आप इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। ये सभी कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से आप अपनी ज़रूरत का कंप्यूटेशनल जॉब करते हैं। अब आपने जब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया तो आपको नहीं मालूम कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, पर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की मेहरबानी से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपना काम करने के लिए जिस हार्डवेयर को जब यूज़ करना है तो वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से कहना पड़ेगा, जो कि डिज़ाइंड है इस हार्डवेयर को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जानता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं जानता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब ज़रूरत पड़ती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करवाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैनेजर की तरह हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सोच सकते हैं, जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज का हिसाब किताब भी रखता है, उनको अलोकेट भी करता है, उसका यूटिलाइजेशन भी करवाता है किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत के हिसाब से। और हमारे इस कंप्यूटर सिस्टम में एक नहीं मल्टीपल यूज़र्स हो सकते हैं। ये बात सोचना कई सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब वो पर्सनल कंप्यूटर्स को यूज़ करते आ रहे हैं। जब हम पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हमें लगता है हम ही तो एक यूज़र हैं जो इस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। पर देखिए, इसके दो बातें मैं बोल सकता हूँ। एक तो ये कि आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई आपके घर में दूसरा व्यक्ति भी है, वो भी उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है। आप कहेंगे लेकिन एक समय में कोई एक ही यूज़ कर रहा है, दैट आई एग्री। पर दोनों का हो सकता है लॉगिन क्रेडेंशियल्स अलग अलग हों, दोनों के प्रिविलेजेस अलग अलग हों। हो सकता है कि हम ऐसी सेटिंग करके रखें कि एक यूज़र को जो चीज़ें दिख रही हैं दूसरे यूज़र को कुछ दूसरी चीज़ें दिख रही हैं, तो दोनों का एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस उस मशीन के साथ हो जाएगा। तो ये मल्टीपल यूज़र हो गया। लेकिन आप कहेंगे लेकिन दो यूज़र एक साथ तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि पर्सनल कंप्यूटर में आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे एक सर्वर होता है और बहुत सारे वर्क स्टेशंस होते हैं जहाँ से उस सर्वर से कम्युनिकेशन होता है। तो वहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स एक मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं। वो जिस मशीन को डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उसको आप वर्क स्टेशन या टर्मिनल्स बोल सकते हैं, लेकिन वो सारे टर्मिनल्स कनेक्टेड होते हैं एक मशीन से जिसको आप सर्वर बोल सकते हो। इसी तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का सिस्टम होता था जहाँ पे बहुत सारे टर्मिनल्स हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके साथ ये सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हो रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में मल्टीपल यूजर्स एक साथ उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर की और जब हम बात करते हैं मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर सिस्टम की, तो ये दो डिफरेंट सिनेरियोज हमको दिखाई देते हैं। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम इन दोनों सिनेरियोज को एक साथ लेकर बात कर रहे होते हैं, जब तक कि हम किसी पर्टिकुलर बात में डिस्टिंग्विश ना करें, एक्सप्लिसिटली ना बोलें कि हम इस समय केवल मेन फ्रेम की बात कर रहे हैं या इस समय केवल हम पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। तो जनरली हम दोनों की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करने के लिए बना हुआ है। और मल्टीपल यूजर्स को अगर हैंडल करने के लिए बना हुआ है तो ये रिसोर्सेज उनके बीच में शेयर हो रहे हैं, ये एप्लीकेशंस उनके बीच में शेयर हो रहे हैं। तो एक यूजर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहा है, दूसरा यूजर कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, तीसरा यूजर वही एप्लीकेशन यूज कर रहा है जो पहला वाला यूज कर रहा है, पर उसके इंस्टेंसेस अलग अलग हैं, उसकी दो अलग अलग कॉपीज बनी हुई है। इंटरनली सबको हार्डवेयर रिसोर्सेज की जरूरत है। अब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना हुआ है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह बैठा हुआ है जो मल्टीपल यूजर्स की आ रही रिक्वेस्ट को इस तरीके से हैंडल करता है कि किसी को भी दिक्कत ना जाए, किसी को ये महसूस ना हो कि रिसोर्सेस एक एक कॉपी ही है, और सभी को वो इस तरीके से बांटता जाए कि किसी का काम रुके नहीं, सबका काम होता रहे। और ये सब जो कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसलिए कई जगह जब हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर इन द कंप्यूटर सिस्टम, या हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड मशीन। यूजर और मशीन के बीच में इंटरेक्शन करने का जरिया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि खुद भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिसके होने की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स रन हो पाते हैं। यूजर को एक एब्स्ट्रैक्शन मिलता है कि उसे हार्डवेयर डिटेल्स के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और यही वजह है कि आज के समय में कंप्यूटर को कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है जिसको हार्डवेयर का जीरो नॉलेज है, वो भी कंप्यूटर को प्रॉपरली अपनी जरूरत के हिसाब से यूटिलाइज कर सकता है। तो अगर हम ये बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो हम यहां पर 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। कभी एग्जाम में भी इस तरह का सवाल आए तो आप ये 3 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ईज ऑफ यूज। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर को यूज करना यूजर के लिए बहुत आसान हो जाना चाहिए, कन्वीनियंट हो जाना चाहिए। उसे बिल्कुल हार्डवेयर डिटेल के बारे में समझ में नहीं आना चाहिए, उसको जानने की जरूरत नहीं है कि इंटरनली कितना कॉम्प्लेक्स है ये पूरा काम, वो आसानी से कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके। दूसरी चीज है एफिशिएंसी। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज करे ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो, कहीं पे भी टाइम लैग ना हो, कहीं पर आइडल टाइम ना हो, फास्ट कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्स कर सके। वो एफिशिएंसी के बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही टेक केयर करता है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हैं, एक यूजर को अपना कंप्यूटेशनल जॉब करने के लिए इन रिसोर्सेज की जरूरत होती है, पर बहुत सारे यूजर्स को सेम टाइम पे इन रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो इन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ताकि किसी भी यूजर को यह महसूस ना हो कि रिसोर्सेज की कोई कमी है। वो सेम रिसोर्स इसको भी प्रोवाइड करना है, इसको भी प्रोवाइड करना है, तीसरे यूजर को भी प्रोवाइड करना है। वो किस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है जिससे कि सबका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ये चीज टेक केयर करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल और अक्सर आता है कि व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कई बार इंटरव्यूज वगैरह में भी पूछा जाता है, बहुत बेसिक सा सवाल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। जब भी कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो एक साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग वर्क चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइपिंग वर्क भी कर रहे हैं, साथ में स्पेलिंग चेक का प्रोग्राम भी चल रहा है, और बिहाइंड द सीन आपने कुछ डाउनलोडिंग पे भी लगा के रखा हुआ है, तो वो डाउनलोड होने का काम भी चल रहा है। इस तरीके से मल्टीपल काम हो सकता है। हमने एक म्यूजिक भी प्ले करके रखा हुआ है, तो कंप्यूटर उस म्यूजिक को भी, सॉन्ग को भी प्ले कर रहा है। तो एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस एक्टिव हैं, रन हो रही हैं। तो इन प्रोसेसेस का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी को जो क्रूशियल रिसोर्सेज हैं जैसे कि CPU, रैम वगैरह, इन सब की ज़रूरत होती है प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करवाना,
एक समय में कोई एक ही यूज कर पाए, लेकिन यूजर को यह फील आए कि सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसके लिए प्रोसेसेस को मैनेज करना एक मेन फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट से मतलब है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, रैम के अंदर उसको कुछ मेमोरी एलोकेट होगी। ये वो मेमोरी है जिसमें सिर्फ एक्टिव प्रोग्राम्स रहते हैं। जो प्रोग्राम्स अभी रन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में, वही रैम के अंदर आते हैं और कोई नहीं आता। अब रैम के अंदर, क्योंकि रैम लिमिटेड साइज की है, उस लिमिटेड साइज में एक साथ जो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनको जगह देना है, ये मेमोरी का एलोकेशन करना है, हिसाब किताब रखना है कि कौन सी जगह अभी ऑक्यूपाइड है, कौन सी जगह फ्री है, कौन सी किसको एलोकेट करनी है। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट पूरे समय चलता रहेगा आपके कंप्यूटर जब तक ऑन है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा मेजर फंक्शन है। तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी फाइल्स रखी हुई हैं, फोल्डर्स बने हुए हैं, इन सब का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जिसको मेंटेन करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। इसीलिए तो जब भी आप कोई डेटा, कोई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण वो बहुत आसानी से आप एक्सेस कर पाते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्योरिटी। कई बार एक कंप्यूटर सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आप अपने कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, आपने साइन ऑफ कर दिया है, और आपका भाई, आपकी बहन, आपकी मदर, वो हो सकता है कि उसी कंप्यूटर को यूटिलाइज करें। आप नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें वो एक्सेस कर पाएं या देख भी पाएं, तो आप चाहते हो कि आपकी कुछ चीज़ें प्रोटेक्टेड रहें। तो ये जो सिक्योरिटी है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना है, ये सारी चीजें भी ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर करता है। तो किस फाइल को, किस फोल्डर को कौन सा यूजर एक्सेस कर पाएगा, कौन सा यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा, कौन सा केवल रीड कर पाएगा पर चेंजेस नहीं कर पाएगा, ये तमाम प्रिविलेजेस यूजर्स को क्या देने हैं, ये सब भी सिक्योरिटी के दायरे में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 4 मेजर फंक्शंस हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही। जाते जाते बस मैं इतना कहूंगा कि अगर इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हैं, नहीं करते हैं, आई डोंट केयर, लेकिन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन को जरूर पढ़ लीजिए। उसमें कुछ काम की जानकारी आपके लिए दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।